दोस्तों, कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह और जैसा कि आपको पता है कि हम दो वीडियोस चला रहे हैं, एक प्रैक्टिस सेट की और एक रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। ठीक है, रिवीजन वीडियो में आपका यूनिट एंड डायमेंशन हो चुका, काइनेमेटिक्स हो चुका, लॉज ऑफ मोशन हो चुका और आपके जो फर्दर वीडियोस आई हैं उनमें 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग आज भी एक प्रैक्टिस सेट आया है। ठीक है, तो उनको फटाफट रिवाइज करो जितना हो सकता है। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और पूछिए वो क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हमारी रिवीजन वीडियो रहने वाली है, एक प्रैक्टिस सेट एक रिवीजन, एक प्रैक्टिस सेट एक रिवीजन, ताकि आपको दोनों चीज़ें एक साथ लेकर के चल सकें हम। ठीक है, आपका पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। 12th का एक पोर्शन है छोटा सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल से क्वेश्चन बनते हैं यहां से आपके, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम सभी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या होता है? करंट तो फ्लो होता है किसी भी चीज का। अगर हीट का फ्लो होगा तो आप उसको कहोगे हीट फ्लो। ठीक है, हीट करंट। अगर एयर का फ्लो होता तो आप क्या कहते हैं? एयर करंट। अब वाटर का फ्लो होता है तो वाटर करंट। ठीक है, और चार्ज का फ्लो होता है तो आप क्या कहते हो उसको? इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के फ्लो को क्या कहते हो आप? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज के फ्लो की वजह से जो करंट क्रिएट होता है उसको आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं? आप बोलते हो, आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। ठीक है, अब इसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, यूनिट इसकी एम्पियर होती है। क्वांटिटी कैसी होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा सर, करंट के पास तो डायरेक्शन होती है फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है? बिकॉज करंट के पास डायरेक्शन है, यस डायरेक्शन है, बट ये आपको वेक्टर के रूल्स को फॉलो करती हुई नहीं दिखती कभी भी। बिकॉज ये वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करती, दैट्स वाई हम इसको किस में रखते हैं? स्केलर क्वांटिटी के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब ये चार्ज क्रिएट कैसे, ना सॉरी, करंट आया कहाँ से? ठीक है, और कंडक्टर सेमीकंडक्टर में किस तरह से ये वेरी करता हुआ चलता है, तो उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। जैसे आपके पास ये कंडक्टर था, कंडक्टर जिसके अंदर क्या हो सकते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका कंडक्टर था, आपने कंडक्टर के अक्रॉस क्या लगा दी? एक बैटरी अप्लाई कर दी। ठीक है, जब आप कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगा देते हो तो बैटरी काम क्या करती है? बैटरी करती है सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। अच्छा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो इस तरफ आ जाएगा ओवरऑल पॉजिटिव और इस तरफ आ जाएगा ओवरऑल नेगेटिव। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक्सेलरेट होते हैं। कैसे एक्सेलरेट होते हैं? जैसे आप किसी सर्किट में बैटरी लगाते हो तो बैटरी क्या करती है? चार्ज कैरियर्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो एक्सेलरेट हो सके। चार्ज कैरियर्स को क्या प्रोवाइड करती है? चार्ज कैरियर को एनर्जी प्रोवाइड करती है। कैसे एनर्जी प्रोवाइड करती है? देखो, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा होगा, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और आप यहां से लिख सकते हो जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और कंडक्टर के अंदर चार्ज कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हर इलेक्ट्रॉन के पास आपको वर्क डन की फॉर्म में इतनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से क्या करेंगे? मूव करने की कोशिश करेंगे। अब नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हुआ, वो इस तरह मूव करने लग गए और इसकी वजह से सर्किट में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया।
ठीक है। जब करंट के बारे में हमने पढ़ा था पहले पूर्वजों ने, तो पहले प्रोटॉन्स की वजह से आप माना जाता था, इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई, इसलिए कहा गया जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है करंट की डायरेक्शन, जबकि चार्ज कैरियर की डायरेक्शन, जो कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, यहां पे जो चार्ज कैरियर होते हैं, यहां पे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहां पर इनकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, जबकि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है। आप सेमीकंडक्टर की बात करते हो, सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो वहां पे चार्ज कैरियर्स होते हैं आपके होल और इलेक्ट्रॉन्स। अब होल की वजह से जो करंट होगा वो किस तरफ जाता है, और आपका करंट तो सेम ही डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और होल की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। जब आप कोई बैटरी को लगाते हो तो वो चार्ज कैरियर को एनर्जी देती है, और इन आउटसाइड द सरफेस, ठीक है, मतलब ऑन द सरफेस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस वजह से सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते हैं किसी एक वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी को बोलते हैं आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है। कंडक्टर के केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है। अगर आप करंट के फॉर्मूले की बात करते हो, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और ये जो करंट बनाता है उस करंट को बोलते हो आप एवरेज करंट। क्या बोलते हो उस करंट को, एवरेज करंट। ठीक है। और दूसरा होता है जो करंट होता है वो होता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इस करंट को आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है। दो तरह के करंट होते हैं आपके। अब बात आती है कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पीछे की ओर मूवमेंट शो करते हैं, उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हो, वीडी से रिप्रेजेंट करते हो, और ये होता है ई कैपिटल ई एम इंटू में टाउ, इसके बराबर। यहां से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है। जो टाउ होता है ना, टाउ, टाउ को आप बोलते हो रिलैक्सेशन टाइम। टाउ को आप क्या बोलते हो, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हो। टाउ इज व्हाट, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक। रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, दो रेगुलर कोलिजन के बीच में जो हल्का सा टाइम गैप होता है ना, उसी को आप कहोगे रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। आगे अगर इसमें हम बात करते हैं तो आपको पता है कि एक रिलेशन पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा I इज इक्वल टू एन ई ए इंटू में वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हो तो आपके पास एक और फार्मूला बन जाता है एन ई ए, वी डी की वैल्यू क्या, ई कैपिटल ई डिवाइड बाय एम इंटू में टाउ। ठीक है। और यहां से आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइड बाय में लेंथ। अगर ए एरिया ऑफ कंडक्टर और एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है तो यहां से एक फार्मूला बनेगा। देखिए आपने पढ़ा अभी अभी I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है। एन ई ए, वी डी की वैल्यू ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ, जबकि ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाय लेंथ। इस तरह से लिखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वी बाय एल रख दो
तो यहाँ से करंट का फार्मूला आ जाता है एन ई ए ई टाउ वी बाय एल। ठीक है, वी को एक साइड ले जाओ, बाकी सारी चीज़ों को एक साइड रख लो, तो आपके पास एक फार्मूला बनेगा एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ एरिया अपॉन लेंथ इनटू में करंट। ठीक है, इस पूरे को बोलते हो रेजिस्टिविटी और इस पूरे को बोलते हो रेजिस्टेंस। फार्मूला आता है V इजिकल टू आई आर। क्या आता है फार्मूला? V इजिकल टू आई आर। और यहां से हमको पता चलता है जो रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है वो होता है एम अपॉन में एन ई स्क्वायर इंटू में टाउ, इसके बराबर। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इजिकल टू रो एल बाई ए। R इजिकल टू रो एल बाई ए। ठीक है, यहां से आप ये बता सकते हो जो रेजिस्टेंस होती है इसकी यूनिट ओम होती है, ये ओम्स लॉ है आपका। ठीक है, V इजिकल टू आई आर क्या होता है? V इजिकल टू आई आर आपका ओम्स लॉ होता है। ठीक, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? एम अपॉन में एन ई स्क्वायर डिवाइड बाई टाउ होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। दूसरा, अगर हम बात करते हैं L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है और A आपका एरिया ऑफ कंडक्टर है। A इज द एरिया ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब देखो आगे बात करते हैं यहाँ पे ओम्स लॉ के ऊपर और इन सभी चीजों के ऊपर। ओम्स लॉ निकला आपका V इजिकल टू आई आर, आर का फॉर्मूला निकला रो एल बाई ए, और आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकला m अपॉन में एन ई स्क्वायर डिवाइड बाई टाउ। रेजिस्टेंस का उल्टा कहलाता है कंडक्टेंस, उसको G से बताते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का उल्टा कहलाता है कंडक्टिविटी, इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टेंस की यूनिट, कंडक्टेंस की यूनिट आपकी ओम इनवर्स या फिर मोहो या फिर साइमन। सबसे पहले ओम इनवर्स, मोहो या फिर साइमन। ठीक है, कंडक्टिविटी की यूनिट, कंडक्टिविटी की यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मोहो मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स। ये ई है। ठीक है, साइमन मीटर इनवर्स। साथ ही साथ आपसे डायमेंशन पूछ लेता है किसके? आर, रो, जी और सिग्मा के। तो डायमेंशन ऑफ आर, आर को आप लिख सकते हो V बाय आई, वोल्टेज को लिख सकते हो W बाय चार्ज इंटू में 1 अपॉन करंट। जो वर्क डन होता है इसका डायमेंशन होता है M1 L2 T-2। चार्ज का डायमेंशन होता है AT, करंट का डायमेंशन होता है A। आपके पास ओवरऑल फार्मूला बन करके आता है M1 L2 T-3 A-2। रेजिस्टिविटी की यूनिट ना, सॉरी डायमेंशन, रेजिस्टिविटी में क्या आ जाता है? एक सिंपल सा लेंथ ज़्यादा आ जाती है, तो M1 L3 T-3 A-2। कंडक्टेंस कैपिटल G, इसका जो डायमेंशन होता है वो उल्टा हो जाता है रेजिस्टेंस के, M-1 L-2 T3 A2। और सिग्मा कंडक्टिविटी का डायमेंशन, रेजिस्टिविटी का उल्टा, M-1 L-3 T3 A2। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इन सब की यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होते हैं। एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जितना यहाँ तक लिखा है यहाँ तक में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने हैं, रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस, इन चीज़ों पे। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो
सिंपल सा चैप्टर है, क्वेश्चन पक्का आता है, हर साल पक्का आता है, इसलिए हमको करना भी जरूरी है। देखिए रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बेसिकली आपके 3 से 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। किस पे डिपेंड करती है? कंडक्टर की लेंथ पे। दूसरा ये डिपेंड करती है एरिया ऑफ कंडक्टर पे। किस पे? एरिया ऑफ कंडक्टर पे। तीसरी नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल, आपने किस तरह का मटेरियल चूज करा है, ठीक है। चौथी जो जिस पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, ठीक। अब देखो लेंथ R इक्वल टू था रो L बाय ए। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करती है रेजिस्टेंस, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब सेम लेंथ और सेम एरिया का अगर आप एक कॉपर का वायर ले लो, ठीक है, और सेम लेंथ और सेम एरिया का आप एक प्लास्टिक का वायर ले लो। आपको पता है प्लास्टिक एक बैड कंडक्टर होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करवाता वो, तो उसकी रेजिस्टेंस बेहद ज़्यादा होगी। कॉपर अपने में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने देता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। इस तरह से नेचर ऑफ मटेरियल पे वो डिपेंड करता है। बात आती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे इस तरह से होता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टाइम ऑफ डेल्टा टी। इस तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। यहाँ पे जो अल्फा होता है उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे अल्फा पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए और अल्फा नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। इस तरह से रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आगे बात करते हैं इसमें। अगर मैं कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की बात करता हूं तो आपको ये सेपरेट याद रखना पड़ेगा, कंडक्टर एंड फॉर सेमीकंडक्टर। कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टिविटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, और कंडक्टेंस होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और आपका जो कंडक्टिविटी होगी वो भी होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के, ठीक है। ये कंडक्टर के लिए रिलेशन है। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो रेजिस्टेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, रेजिस्टिविटी भी ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। क्वेश्चन बनते हैं यहां से, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी आएगा यहां पे, कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। याद रखने का तरीका देखो, आपके जो सोलर पैनल होते हैं वो सेमीकंडक्टर वगैरह के बने होते हैं, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के मतलब एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। वहाँ पे अगर हम बात करते हैं सोलर पैनल के अंदर, तो सोलर पैनल कब काम करता है? धूप में काम करता है। धूप मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर रहा है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस घट रही है टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है। जबकि घरों में जो कंडक्टर यूज़ होते हैं, जो आप वायर वगैरह की बात करते हैं, वो कंडक्टर की वायर जो वहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन बढ़ता है। कोलिजन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में ज़्यादा टकराते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में ज़्यादा टकराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर उल्टा वर्क करता है वो, ठीक है। रेजिस्टेंस वायर के थ्रू करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, और वायर से जब करंट फ्लो नहीं कर पाएगा तो रेजिस्टेंस वायर का क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बीच में टेम्परेचर के रिलेशन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप देखिए, किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा।
आगे बात करते हैं इसमें। देखो, जो रजिस्टिविटी होती है वो सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, ना वो लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। दो ही चीज़ों पे डिपेंड करती है रजिस्टिविटी। कई बार हम फार्मूला देखते हैं ना, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, तो वहाँ पे एरिया और लेंथ आता है, बट रजिस्टिविटी का एक्चुअल फार्मूला होता है एम अपॉन में एन ई स्क्वायर इंटू में टाउ। ठीक है, तो ये याद रखना आप। फिर आपसे ओम्स लॉ के बारे में चलते हैं। तो ओम्स लॉ होता है वी इज इक्वल टू आई आर। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ क्या देता है आपको, स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ आपको क्या देता है। तो याद रखेंगे इन दोनों, इस ग्राफ का स्लोप आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उल्टा पूछ ले तो स्लोप ऑफ करंट वोल्टेज ग्राफ, तो भाई ये होता है आपका क्या, रेजिस्टेंस का उल्टा मतलब कंडक्टेंस। तो ये आपको प्रोवाइड करता है क्या, कंडक्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरह से आप स्लोप के दोनों के आंसर बता सकते हैं। आगे बात करें हम, तो लिमिटेशंस रही हैं किसकी, लिमिटेशंस रही हैं ओम्स लॉ की कुछ। ठीक है, क्या लिमिटेशंस रही हैं, पहली लिमिटेशन ये रही है कि भाई ये लो टेम्परेचर पे वैलिड होता है। दूसरी लिमिटेशन ये रही है कि ये हाई टेम्परेचर पे वैलिड ना, सॉरी वो तो सेम हो गया, लो टेम्परेचर वैलिड नहीं, वैलिड है तो हाई टेम्परेचर पे नहीं होगा। दूसरी लिमिटेशन ये रही है कि ये आपके सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता, ये कंडक्टर के लिए वैलिड होता है। सेमीकंडक्टर को ये फुलफिल नहीं कर पाता, वहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस होती है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं होती। वैलिड एट वैलिड ओनली एट लो टेम्परेचर। किस पे वैलिड है, लो टेम्परेचर पे वैलिड है। दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या है, नॉट वैलिड फॉर, नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर। किसके लिए वैलिड नहीं होता ये, सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं रहता। ठीक है, तो ये दो लिमिटेशंस रहती हैं किसकी, आपके ओम्स लॉ की। ये मेजर लिमिटेशन है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इनको हम। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको कई बार जो क्वेश्चन आता है वो रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर के न्यूमेरिकल मिल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको मैं न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला बता दूं कि भाई आर टी इक्वल टू होता था आर नॉट 1 प्लस एल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर होता है, आर नोट रेजिस्टेंस इनिशियल होती है, फिर आप 0 डिग्री सेल्सियस की रेजिस्टेंस बोल देते हैं, और आर टी होता है किसी टेम्परेचर टी पर आपकी रेजिस्टेंस। ठीक है, जब आर नोट को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये होता है आर नोट प्लस आर नोट एल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। ये आर नोट इधर चला जाएगा, आर टी माइनस आर नोट डिवाइड बाय आर नोट इंटू में डेल्टा टी। जब कभी भी वो क्वेश्चन देना सेम वायर का और दो अलग अलग टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टेंस पूछे तो अल्फा तो दोनों वायर का सेम होगा, आप हमेशा इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, कि रेजिस्टेंस आपने सीरीज में ऐड कर दी, रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में ऐड कर दी, क्या कुछ रिजल्ट आएगा, तो उनके रिगार्डिंग बात करते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन की आप बात करते हो तो क्या होता है, रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन जहां एक वायर खत्म है वहां दूसरा स्टार्ट हो जाए। ये आपकी कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, इस तरह से 3 रेजिस्टेंस दे दी मान लेते हैं। ठीक है, और उसको इस तरह से किसी वी वोल्ट की बैटरी से आपने जोड़ दिया। ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस,
ये R3 रेजिस्टेंस और V वोल्ट की आपने लगा दी एक बैटरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर करंट चला तो उसको टूटने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। ठीक है, सीधा होते होते यहाँ पे आया। इसका मतलब जब ओम्स लॉ होता है वो V = IR होता है, तो आप याद रखेंगे सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है? करंट कांस्टेंट रहता है। तो एक चीज़ डिवाइड होगी, कौन सी चीज़ डिवाइड होगी? वोल्टेज डिवाइड होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज डिवाइड होती है और करंट क्या रहता है आपका? कांस्टेंट रहता है। अच्छा, वोल्टेज पहले वाले तार को कितनी वोल्टेज मिली? V1। दूसरे वाले को कितनी वोल्टेज मिली? V2। तीसरे वाले को कितनी वोल्टेज मिली? V3। ठीक है, अब पहले वाले के ऊपर ओम्स लॉ लगा दो। पहले वाले को जो वोल्टेज मिलेगी वो होगी VI1R1। दूसरे वाले को जो वोल्टेज मिलेगी VI2, क्योंकि I सबके लिए कॉमन है इसलिए सेम रखा है। थर्ड पे भी ओम्स लॉ लगा दो, IR3। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आप लिख सकते हो जो वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी उसको सबसे ज़्यादा आपका वोल्टेज भी मिलेगा इस बैटरी के पोर्शन का। ठीक है, और सीरीज के अंदर जो नेट रेजिस्टेंस आती है वो कितनी आती है? R1 + R2 + R3। इस तरह से अगर N रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दे तो R1 + R2 एंड सो ऑन Rn। अगर सभी के सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल हो तो R + R अप टू R। ठीक है, n टाइम्स ऐड कर दिया तो NR। इस तरह से आप रेजिस्टेंस इन सीरीज बता सकते हैं। ठीक है, बस याद रखना सीरीज में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है? करंट सभी के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, और वोल्टेज सभी में क्या होती है? डिवाइड होती है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइड होती है और आपका जो करंट होता है वो सभी के लिए क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब सभी का एक पॉइंट एक जगह पे जुड़ा होगा और दूसरा पॉइंट सेम जगह पे जुड़ा होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। एक मिनट, ये हो गया आपका सीरीज को ना सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सभी को इक्वल पॉजिटिव मिला है और सभी को इक्वल नेगेटिव भी मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पहली चीज़ जो नोटिस में आती है वो पोटेंशियल होती है सभी के लिए कांस्टेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? कांस्टेंट। तो डिवाइड क्या होता है? करंट। करंट डिवाइड्स। अब कैसे करंट डिवाइड होगा? यहाँ पे मिल गया I1, यहाँ पे मिल गया I2 और यहाँ पे मिल गया I3। ये R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, इस तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है, अब अगर आगे इसमें बात करें तो भाई यहाँ पे करंट तो कांस्टेंट है नहीं, तो सबके लिए अलग अलग करंट पूछ सकता है। तो एक बार इस पे लगा दो ओम्स लॉ, V = I1 R1। इस पे लगा दो ओम्स लॉ, V = I2 R2। एक बार इस पे लगा दो ओम्स लॉ, V = I3 R3। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे जो करंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस के। करंट क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस के। ठीक है, मतलब जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी उसको सबसे कम करंट मिलता है पैरेलल में। घरों में जो बिजली आती है वो किस कॉम्बिनेशन में आती है? आपकी जो फिटिंग्स वगैरह होती हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कौन से कॉम्बिनेशन में आती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है?
1/R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से। अब अगर सारे के सारे इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दूं तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू n, तो कितना हो जाएगा R/n। इसको बदलने हैं इस साइड से तब, ठीक है। ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो कुछ एक डिफ़िकल्ट सा, मतलब थोड़ा सा चेंजेबल ग्राफ आता है, मतलब डायग्राम देखने को मिलता है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कुछ ऐसा। एक ओपन वायर है, इस तरह से लगा हुआ है। तो जब भी आपको ये डायग्राम मिले ना, तो ये समझ लेना, मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो ये तीनों के तीनों पैरेलल में हैं भाई। इनको आप ऐसे बना सकते हो, ये R1 R2 R3, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन बना सकते हो R1 R2 और R3 में, ठीक है। तो ये आपका पहला कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ, किसका, एक अलग सा रेजिस्टेंस का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है कि एक रेजिस्टेंस को n इक्वल हाफ में तोड़ दिया, फिर उसको सीरीज में ऐड कर दिया और फिर उसको पैरेलल में ऐड कर दिया, तो नेट रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी करता है। R रेजिस्टेंस था, उसको n इक्वल हाफ में, n इक्वल हाफ्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो भाई हर रेजिस्टेंस कितनी की हो जाएगी, हर रेजिस्टेंस R/n हो जाएगा। तोड़ दिया ना आपने लेंथ वाइज उसको इस तरह से। तो क्या होता है यहां पे अगर आप इनको सीरीज में ऐड करते हो ना, तो नेट रेजिस्टेंस R के बराबर आती है, ठीक है। कैसे, R/n प्लस R/n अप टू n टाइम्स R/n। R/n कॉमन आ गया, बना 1 प्लस 1 प्लस अप टू 1 तक। इन सारों को ऐड कर लेते हो तो n ही आएगा, R/n इंटू n, n से n कट गया, फाइनल रेजिस्टेंस आती है R ही, ठीक है। पैरेलल वाला आपके लिए होमवर्क है, वो होता है R/n²। 5 इक्वल हाफ में तोड़ दिया तो R/25, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, और ये एरिया परपेंडिकुलर होता है, इसको कहते हो आप करंट डेंसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट क्या हो जाती है इसकी, करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाती है आपकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन आप निकाल सकते हो, A डिवाइड बाय में ना सॉरी L-2 इसका डायमेंशन हो जाता है, ठीक है। और आप इसको करंट की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसा लिख देते हो J.A। एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था करंट डेंसिटी और आपके कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, तो करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के। करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें कि भाई आगे वाली चीजें जैसे मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है। मोबिलिटी का मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हो, ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। एयरफोर्स में आए थे ये दोनों क्वेश्चन 2019 वाले पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किरचॉफ्स के रूल्स।
किरचॉफ लॉज। ठीक है, किरचॉफ ने दो रूल दिए थे, एक तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ और एक किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहलाता है जंक्शन रूल और किरचॉफ का सेकंड लॉ कहलाता है लूप रूल। ठीक है, आपसे बस सबसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भाई किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किस चीज़ को फॉलो करता है, किस चीज़ के कंजर्वेशन को फॉलो करता है, और किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो किस कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसको कहते हो आप जंक्शन रूल। जंक्शन मतलब जहां पे बहुत सारा करंट आ रहा हो और जा रहा हो, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, फिर आता है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ ये किस पे काम करता है, ये काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और इस रूल को क्या कहते हो, इस रूल को आप बोलते हो लूप रूल। एक क्लोज लूप बनाने के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए आप इसको क्या कहते हो, लूप रूल। बेसिकली इन दोनों टॉपिक पे आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, दैट्स वाई थियोरेटिकल पोर्शन आपको बता दिया है। आगे बात करते हैं किरचॉफ्स के लॉ से आगे चलें तो एनर्जी लॉसेस इनसाइड अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर एनर्जी के कौन कौन से लॉस हो सकते हैं। अगर ये कंडक्टर है आपका, जब आप यहाँ पर इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाते हो तो क्या होगा, जब भी कंडक्टर के अक्रॉस आप एक कोई बैटरी लगाते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होता है। कोलिजन जब होता है तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि होने वाला कोलिजन होता है इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब क्लैश होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, सभी को इक्वल एनर्जी मिली हुई है तो सभी आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। तो वहाँ पे जो एनर्जी का लॉस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, और जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है तो वायर का जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है वो क्या दे देता है, आउटर जो कवरिंग होती है उसको वो प्रोवाइड कर देता है काइनेटिक एनर्जी से, जो होने वाली हीट जो प्रोड्यूस होती है, और इससे क्या होता है, वायर गर्म हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है हीट लॉस का फार्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला क्या होता है। तो देखो, आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई, सभी इलेक्ट्रॉन को मिली एनर्जी। ठीक है, V वोल्ट की बैटरी लगाई तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को मिली एनर्जी किस फॉर्म में, W/Q फॉर्म में। जब आपका जो वर्क आता है तो Q इंटू V हो जाता है, और इसी को बोलते हो आप हीट एनर्जी। अब ये जो हीट एनर्जी होती है Q इंटू वी के बराबर हो जाती है। अब जो चार्ज होता है, चार्ज को आप लिख सकते हो I इंटू में T, तो यहाँ से बनता है पहला फार्मूला VI/T। ये हीट का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ये हीट का फार्मूला। तो हुआ क्या था, बैटरी से मिली एनर्जी, बैटरी से मिली एनर्जी, एनर्जी से हुए कोलिजन, और कोलिजन भी कौन सा, इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन, और इसकी वजह से इन इलास्टिक कोलिजन आपको पता होगा यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगता है, और लॉस होता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ वो हीट की फॉर्म में हुआ, और जो हीट का फार्मूला आया वो आया VI/T। हीट का जो फार्मूला आया वो क्या आया, VI/T। 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, किस चीज़ का लॉस, काइनेटिक एनर्जी का लॉस, और जो हीट प्रोड्यूस हुई जो काइनेटिक एनर्जी के लॉस की फॉर्म में निकली वो VI/T के बराबर होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें हीट के बारे में। आपको पता है हीट का एक फार्मूला आ गया VI/T, और आपको ये भी पता है V इक्वल टू होता है IR, तो V की जगह IR पुट कर दूंगा तो हीट का एक और फार्मूला आ जाता है, क्या, I²RT। ये फार्मूला आ गया, एक ये फार्मूला आ गया। ठीक है, और I की जगह V/R पुट कर देते हो तो हीट का एक और फार्मूला आ गया, V²/RT। ठीक है, ये वाला फार्मूला आ गया।
अब अगर आगे बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी पावर होता है हीट अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम अगर काट दूं तो यहां से बनता है पावर इक्वल टू वी आई। एक तो यही फार्मूला ही बन गया, पावर इक्वल टू वी आई हो गया, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया, क्योंकि जो जो हीट के बनेंगे टाइम हटा दोगे वो पावर के भी बन जाएंगे। पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर बन गया। इतना समझ आया? ठीक है, ये आपके 6 फार्मूले बन गए किसके? हीट के। हीट क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी की लॉस की फॉर्म में जो एनर्जी निकली है वही है। दूसरा हीट का फार्मूला क्या होता है? वी आई टी। करंट और वोल्टेज ना, करंट की टर्म में क्या होता है? आई स्क्वायर आर। वोल्टेज की टर्म में क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर टी, सॉरी इसमें आई स्क्वायर आर टी। और पावर का फार्मूला वी इंटू आई, पावर का दूसरा फार्मूला आई स्क्वायर आर, पावर का तीसरा फार्मूला वी स्क्वायर बाय आर। इस तरह से अब आपको कब कौन सा फार्मूला लगाना है इसके पे ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर के जो 2 फार्मूले हैं वो सभी पे लग सकते हैं। ठीक है, अब सीरीज में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है? करंट कांस्टेंट रहता है। तो ये फार्मूला जब सीरीज के बारे में बोला जाता है वो होता है। ठीक है, और जब आपको पैरेलल में बोला जाता है तब ये वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम इस तरह से बिहेव करते हैं इनके साथ ही साथ आपके पावर के यूनिट पूछ लेता है। तो पहली पावर की यूनिट आपको जो देखने को मिलती है वो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट मतलब घरों में जो बिजली का बिल आता है वो आता है किलोवाट आवर में। किस में आता है? किलोवाट आवर में। और 1 किलोवाट आवर होते हैं कितने जूल के बराबर? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको बोल सकते हो 36 गुणा में 10 की पावर 5 जूल बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो। तो ये 2 पावर के आपके फार्मूले हो गए। और जो आपका हीट वाला मतलब हीटर वगैरह के क्वेश्चन आते हैं 4 घंटे 5 घंटे पर डे चलता है, तो वहाँ पर आपका ये वाला फार्मूला लगता है, पावर इक्वल टू, वो कहता है एनर्जी कितनी कंज्यूम करी, तो हीट अपॉन टाइम। और टाइम आप लेते हो सेकंड में, अगर पावर दी हुई हो किसमें? वाट में। पावर दी हुई हो किलोवाट में तो टाइम लेते हो आप आवर में। इस तरह से याद रखना आप इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर वाला कॉन्सेप्ट। आगे अगर बात करते हैं तो आप इनके अंदर डिवाइसेस भी पढ़ते हैं। डिवाइस कौन कौन सी पढ़ते हैं? जैसे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पे। नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के काम आती है। किस बेस पर? कि भाई दो रेजिस्टेंस के रेशियो बाकी की 2 रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। अगर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट है वो 0 हो जाता है, मतलब गैल्वेनोमीटर जो होता है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तो वहाँ पर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से आप क्या निकाल लेते हो? अननोन रेजिस्टेंस। नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर मतलब नो करंट इन गैल्वेनोमीटर, कोई करंट नहीं होता किसमें? गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, देखिए कैसा होता है। ये R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, R4 रेजिस्टेंस, यहाँ बीच में एक और रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की सुई सीधी होती है तो इसके अक्रॉस जब करंट 0 हो जाता है तब ये काम करता है और क्या हो कहता है? कहता है R1/R3 का रेशियो किसके बराबर होगा? R2/R4 के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया कि गैल्वेनोमीटर में जो आपकी रीडिंग है वो 0 शो करने लग गया हो, इस तरह से आपका फार्मूला लग जाता है ये। ठीक है, और आपका जो बीच वाला तार होता है इस वाले पोर्शन को आप हटा देते हो
और आपके जो दो पोर्शन होते हैं दोनों सीरीज में हो जाते हैं, ये दोनों भी सीरीज में हो जाते हैं, और ये आपस में किस में हो जाते हैं, ओवरऑल आपस में हो जाते हैं पैरेलल के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हो आप व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अराइज होता है आपका मीटर ब्रिज क्या होता है। क्या मीटर ब्रिज क्या होता है आपका। ठीक है, मीटर ब्रिज क्या होता है। मीटर ब्रिज अगेन एक डिवाइस होती है जो कि एप्लीकेशन है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, ये भी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का काम आती है। एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या होती है, ये एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो मतलब अननोन रेजिस्टेंस निकालने का काम आती है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा पढ़ने को मिलता है, P बाय Q इजिकल टू L अपॉन 100 माइनस L। आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी होगी। यहाँ पर एक 100 मीटर का 100 सेंटीमीटर का एक स्केल होता है। ठीक है, ये होता है फार्मूला किसका, मीटर ब्रिज का। इसके बाद जो डिवाइस आती है वो आती है पोटेंशियोमीटर। क्या, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर अगेन एक डिवाइस है जो कि आपकी पोटेंशियल को मेजर करने का काम आती है, पोटेंशियल डिफरेंस को। फार्मूला पढ़ते हो आप V इक्वल टू KL। ठीक है, K होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, K क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब क्या होता है ये भाई पोटेंशियोमीटर, आपके इस तरह से एक 100 सेंटीमीटर का स्केल होता है, उसके ऊपर आप जॉकी को मूव करवाते हो तो क्या होता है, एक नल पॉइंट आता है, नल पॉइंट पे आप रुक जाते हो और उस लेंथ को मेजर करते हो और आप कहते हो उस पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ये दो काम आते हैं, दो एप्लीकेशन होती हैं। पहली एप्लीकेशन अननोन EMF को कैलकुलेट करना। नेक्स्ट टॉपिक ये EMF, अननोन EMF को और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को कैलकुलेट करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को कैलकुलेट करने का काम आता है। ठीक है, दीज टू आर द मेजर पोर्शन रिगार्डिंग द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की दो एप्लीकेशन होती हैं आपकी। एक तो अननोन EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब भी आप कोई सेल लेकर के आते हो मार्केट से तो उसके ऊपर एक इंडिकेटेड वोल्टेज होती है, वो इंडिकेटेड वोल्टेज कहलाती है EMF। जब तक कोई सेल ओपन सर्किट में, मतलब किसी चीज़ में डाला नहीं है आपने, तो वो उसकी कहलाती है EMF। ठीक है, जब आप उसको सर्किट के अंदर डाल देते हो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाती है वहाँ पे, और वो बन जाता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कभी भी आपका डिस्चार्जिंग के दौरान जो EMF होता है वो कम नहीं होता, किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर आप बेसिकली बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होता है ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ सेल फ्रॉम EMF ऑफ सेल। ठीक है, व्हाट इज EMF। तो भाई ये अगर सेल है, ठीक है, इस तरह से इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, इसके ऊपर एक इंडिकेटेड वोल्टेज होती है, इंडिकेटेड वोल्टेज होती है। ठीक है, जैसे 5 वोल्ट 10 वोल्ट, वो कहलाती है इस सेल की EMF। और इस सेल के अंदर क्या होता है, खुद की एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। मतलब ये सेल भी किसी मटेरियल से बना होगा, जब इस सेल के अंदर से करंट फ्लो होगा तो उसका अपोज करेगा, तो इसको कहते हो आप इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हो आप इसको, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क करती है। इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से वर्क करती है कि भाई जैसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनोमीटर नाम ले लिया, गैल्वेनिक सेल, वहाँ पे आप E0 सेल निकालते थे। E0 सेल EMF होती है, और जो E सेल होता है ना वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आपने जैसे ही इसको एक्सटर्नल वायर से जोड़ दिया तो इस वायर की क्या हुई, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हुई। इस वायर की क्या हुई, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हुई। ठीक है, और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप नाम देते हो कैपिटल R, इस स्मॉल रेजिस्टेंस को नाम देते हो आप स्मॉल r। ठीक है, अब इनके बीच में हम रिलेशन पढ़ेंगे और टॉपिक को खत्म करेंगे। ये आपका सेल का सिंबल हो गया छोटा सा। ठीक है, इस तरह से, एक मिनट,
ये सेल का सिंबल हो गया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो गया, स्मॉल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई, और ये आई नहीं है, ये वी वोल्ट की बैटरी लगा ना, सॉरी ये गलत ही है, ये टोटल कहलाया ये छोटा सा पार्ट ईएमएफ, और इसके अक्रॉस होती है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, अगर आपने ईएमएफ दिया, ईएमएफ मतलब बैटरी की कुछ ना कुछ एनर्जी है, कुछ ले गया वी और कुछ मिल गया इंटरनल रेजिस्टेंस आर को, देखो ऐसे, करंट तो सेम ही है दोनों के लिए, दोनों की दोनों स्मॉल आर और कैपिटल आर सीरीज में ही होती हैं, तो यहाँ से आप कैपिटल वी को लिख सकते हो वी कैपिटल आर आई कैपिटल आर इंटू आई स्मॉल आर, ये ईएमएफ का फार्मूला बन गया, पहला फार्मूला ये। दूसरा फार्मूला देखिए ईएमएफ का, आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, नेवी के पेपर के अंदर इसके ऊपर न्यूमेरिकल दिया, सेल को सेम रखा, ईएमएफ सेम रही, करंट कैपिटल आर को बदला, कैपिटल आई बदल गया, तो आपसे दो पहले केस में और दूसरे केस में एक की आपको क्या दे दी, वायर की इंटरनल रेजिस्टेंस आपसे पूछी थी। ठीक है, अब जब आपके पास कैपिटल आर और कैपिटल आई है, ईएमएफ सेम है, तो रेशियो निकाल करके आपको वो क्वेश्चन करना था कुछ ऐसे। और अगर आपसे सिंपल ही इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ ले तो आप उसको लिख सकते हो ऐसे, और एक फार्मूला ये भी होता है। तो ये सारे के सारे आपके टॉपिक बने किसके रिगार्डिंग, ये सारे के सारे टॉपिक बने आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। तो डिफरेंट आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं, जिनमें से कुछ पोर्शन ऐसा है जिनमें से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, कुछ रिलेशन जो मैंने बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले, करंट डेंसिटी वाले, मोबिलिटी वाले, वहाँ से मैक्सिमम चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के। उसके बाद आपके ईएमएफ एक ऐसा टॉपिक है नया जिसमें से वो क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चंस का। तो आपका 12th का पहला चैप्टर हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला आज। ठीक है, छोटा सा और बट इम्पॉर्टेंट आपको मैंने रिवीजन सा वीडियो करवाया है ये। ठीक है, आपका कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने आंसर को पूछ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको कोई वीडियो मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा है, चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टी है, आप मेंशन कर दो, मैं उस चैप्टर का रिवीजन पहले करवा दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, मतलब मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रैक्टिस सेट आएगी, तो उसको ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना हो सकता है अपने आप एक टाइम दीजिए, रिवीजन करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है और आप हिसार में इस वक्त प्रेजेंट हैं तो आप कृष्णा क्लासेस में मेरे से आकर के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। गली नंबर 2 में है, बस स्टैंड के पास ही है एकेडमी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपके कोई रिलेटिव एस्टेट, सीटेट, दिल्ली पुलिस और एसएससी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप केसी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको एक मिनिमम और स्टेबल प्राइस के अंदर वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, थैंक यू।